अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर मामले में एक इंतहाई अहम फैसला सादर किया। अदालत ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान मलबे में मिले इस दौरान मिले मुबैना शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराई जाए। अदालत ने जिला जज के हुक्म को भी रद्द कर दिया, जिसमें उन्होंने कार्बन डेटिंग के मुतालबा वाली अर्जी को खारिज किया था। जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा की बेंच ने ASI की रिपोर्ट की बुनियाद पर मुबैना शिवलिंग का साइंसी सर्वे कराने का हुक्म दिया। अदालत ने हिंदुस्तानी आसार कदीमा सर्वे महकमे से कहा कि शिवलिंग को बगैर नुकसान पहुंचाए साइंसी जांच करें। वाज़ेह है कि हिंदू फरीक का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद अहाते के नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग है। काशी विश्वनाथ मंदिर की तामीर तकरीबन 2050 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने करवाई थी, लेकिन मुगल हाकिम औरंगजेब ने 1664 में मंदिर को मुनहदिम कर दिया। दावे में कहा गया कि मस्जिद की तामीर मंदिर को तोड़कर उसकी जमीन पर की गई, जो अब ज्ञानवापी मस्जिद की शक्ल में मशहूर है। इस मामले में हिंदू फरीक का मुतालबा है कि ज्ञानवापी अहाते का ASI सर्वे कर ये पता लगाया जाए कि जमीन के अंदरूनी हिस्से में मंदिर के बाकियात हैं या नहीं। साथ ही मुतनाज़ा ढांचे का फर्श तोड़कर यह भी पता लगाया जाए कि 100 फीट ऊंचा ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वरनाथ भी वहां मौजूद है या नहीं। अलावा अजीम मस्जिद की दीवारों की भी जांच की जाए और पता लगाया जाए कि मंदिर की दीवारें हैं या नहीं। मगरबी बंगाल में फिल्म द केरला स्टोरी अभी तक रिलीज नहीं हो पाई। उसकी वजह यह है कि मगरबी बंगाल की ममता हुकूमत ने इश्तियाल अंगेज करार देते हुए उस फिल्म पर पाबंदी आयद कर रखी है। आज इस पाबंदी के खिलाफ दाखिल एक अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। फौरी तौर पर मगरबी बंगाल में इस फिल्म की नुमाइश पर आयद पाबंदी को तो नहीं हटाया गया, लेकिन हुकूमत से जवाब जरूर तलब किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल हुकूमत के साथ साथ तमिलनाडु हुकूमत को भी नोटिस जारी किया और जवाब मांगा। दरअसल तमिलनाडु में भी बरसर इख्तिदार तबके ने फिल्म को ना दिखाए जाने का ऐलान किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने ममता हुकूमत से सवाल किया कि फिल्म मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रिलीज हुई है, तो फिर मगरबी बंगाल में उसे रिलीज क्यों नहीं किया गया। रियासती हुकूमत के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इसके जवाब में कहा कि रियासती हुकूमत के पास खुफिया रिपोर्ट है कि फिल्म की स्क्रीनिंग से निज़ाम कानून को नुकसान पहुंच सकता है। अर्जी दहिंदा की तरफ से मशहूर वकील हरीश सालवे पेश हुए थे। उन्होंने मगरबी बंगाल की वज़ीर आला की तकरीर में फिल्म से मुताल्लिक किए गए तस्करे और फिर बाद में फिल्म पर आयद पाबंदी की बात कही। उन्होंने शिकायत की कि बंगाल में पहले भी कई बार फिल्म की स्क्रीनिंग रोकी जा चुकी है। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि पूरे मुल्क में अमनो अमान के साथ फिल्म दिखाई जा रही है, तो बंगाल में क्यों नहीं। हालांकि वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस दरमियान ये सवाल उठा दिया कि फिल्म पर आयद पाबंदी हटाने के खिलाफ अर्जी पहले हाईकोर्ट में क्यों नहीं दी गई, सीधे सुप्रीम कोर्ट से राब्ता क्यों किया गया। CBSE बोर्ड ने 10वीं के नतायज जारी कर दिए हैं। बोर्ड ने आज 12वीं के नतायज भी जारी किए थे, जिसके बाद अब 10वीं के नतायज भी जारी कर दिए गए। तलबा अपना नतीजा सरकारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 10वीं जमात में मजमूई तौर पर 93.12% 93.12% तलबा पास हुए। CBSE 10th और 12th दोनों के नतायज के लिहाज से त्रिवेंद्रम के तलबा का फीसद पासिंग परसेंटेज बेहतरीन है। दोनों क्लासों में 99.91% तलबा पास हुए हैं, जबकि गुवाहाटी सबसे खराब कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाला इलाका रहा। गुवाहाटी में 76.90% स्टूडेंट्स ही पास हुए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का मुजाहरा जारी है। दरियासरा हिंदुस्तानी रेसलिंग फेडरेशन के सदर ब्रिजभूषण शरण सिंह, जिन पर खवातीन रेसलर्स की जिनसी इस्तेहसाल का इल्जाम है, उन्होंने दिल्ली पुलिस के सामने अपना बयान रिकॉर्ड कराया। दिल्ली पुलिस ने उनसे कुछ दस्तावेजात भी तलब किए हैं। जरूरत पड़ने पर बयान फिर से रिकॉर्ड किए जाएंगे। इस दौरान ब्रिजभूषण ने अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्जाम की तरदीद की। ख्याल है कि इस मामले में तफ्तीश के लिए SIT को 6 पुलिस टीमों को तश्कील दिया गया, जिसमें 4 खवातीन पुलिस अफसरान शामिल हैं। एक खातून DSP की निगरानी में 10 अफराद पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी गई। दिल्ली पुलिस ने कहा कि असिस्टेंट सेक्रेटरी WFI विनोद तोमर का बयान भी रिकॉर्ड किया गया। विनोद तोमर भी दिल्ली पुलिस की FIR में मुलजिम है। ब्रिजभूषण शरण ने अपनी वजाहत में कुछ वीडियो सबूत और मोबाइल डेटा इकट्ठा करने को कहा है। दिल्ली पुलिस की टीम पहलवानों की शिकायत पर सबूत जमा करने उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और हरियाणा गई थी। दिल्ली पुलिस मुल्क से बाहर बैरून मुल्क लगाए गए इल्जामात को लेकर मुताल्लिका एजेंसियों से भी राब्ते में है।
जुनूब मशरक़ खलीज बंगाल में एक्टिव शदीद गर्दाबी तूफान मोचा शिद्दत इख्तियार करके इंतहाई शदीद गर्दाबी तूफान में तब्दील हो गया। महकमा मौसमियात के हुक्काम ने जुमे को इतला दी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 6 घंटों के दौरान 9 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार के साथ शुमाल की तरफ बढ़ते हुए मोचा एक इंतहाई शदीद गर्दाबी तूफान की शक्ल इख्तियार करने के साथ ही जुनूब मशरक़ी खलीज बंगाल से मुतसिल वसत में मरकूज हो गया। इस वक्त उसका मरकज़ पोर्ट ब्लेयर से तकरीबन 520 किलोमीटर मगरिब शुमाल मगरिब कागज बाजार बांग्लादेश से 1010 किलोमीटर में वाक़ है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मशरक़ वस्ती खलीज बंगाल के इलाके में हवा 115 से 125 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है और 12 मई की शाम से यानी आज शाम से 140 से 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बढ़कर 165 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंचने का इम्कान है। कर्नाटक की 224 सीटों पर इस बार 73.19% वोटिंग हुई है। 13 मई को यानी हफ्ते के रोज काउंटिंग रियासत के 36 सेंटर से सुबह 8 बजे शुरू होगी। इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों को उम्मीद है कि हर जीत हार का रिजल्ट दोपहर तक सामने आ जाएगा। इस बार कर्नाटका में 2018 के इंतखाबात से 1% ज्यादा वोटिंग हुई है। वहीं 10 एग्जिट पोल में से 4 ने दावा किया है कि कांग्रेस कर्नाटका में हुकूमत बनाएगी। 1 ने बीजेपी और 5 ने हंग असेंबली दिखाई है। रियासत में 5 करोड़ 31 लाख वोटर्स हैं और 2615 कैंडिडेट हैं। मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के बीच है। नतीजे 13 मई को आएंगे। इस बार बीजेपी के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के बड़े कायदीन ने 450 से ज्यादा रैलियां की, 100 से ज्यादा रोड शो भी किया। खुद पीएम मोदी 2 दिन कर्नाटका में रुके। वहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने 31 से ज्यादा मीटिंग की। इलेक्शन कैंपेन में कांग्रेस ने बीजेपी हुकूमत के करप्शन और कमीशन पर फोकस रखा। वहीं बीजेपी ने बजरंग बली, बजरंग दल, दहशतगर्दी को मुद्दा बनाया। मोदी ने 19 में से 12 मीटिंग में बजरंग बली का जिक्र किया। अब इंतखाबात का नतीजा बहुत कुछ ही घंटों में आने वाला है। इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि अगर हंग असेंबली आती है तो फिर जेडीएस वहां किंग मेकर बन जाएगी और बीजेपी या कांग्रेस को जेडीएस की ताईद हासिल करने पड़ेगी अगली हुकूमत बनाने के लिए। इस दौरान बीजेपी के सीनियर कायद और मौजूदा वजीर आला बोमाई ने कहा कि बीजेपी को मुकम्मल अक्सरियत हासिल होगी और उसे जेडीएस की ताईद की जरूरत नहीं पड़ेगी। Sir, please your comment how you are confident now. Everyone is saying Congress Priyanka Kharge says that we will win the majority, win by majority, and there is no chances for hung assembly at all. Even I say that there is no chance for hung assembly. We will win comfortable majority. Sir, And I am very much confident. so last time also there were allegations of BJP making up, Operation Lotus kind of a situation here in Karnataka. No, see, we never did it. 1 year they only ruled. No, 1 year it was a coalition government, and it failed miserably. Sir, D.K. Shivkumar says that. It is they did unholy alliances. Sir, D.K. Shivkumar says that Congress party will come around 141 is what he is guessing. How much is confident? Let him be happy with 141 till tomorrow. The reality will be there. Sir, who would be the chief minister's face for BJP, sir? Let us see. Let us have a legislature party and But sir, parliamentary. JDS is very confident and they said that we will be the definitely kingmaker and they are already decided to whom they are going. I just saw this thing that Kumaraswamy said will not become king, he will become king. And everybody has got his own right to have his own assessments. I don't know to comment on other party leaders' assessments. So your I got my own assessments. your comments on R. Ashoka's statement yesterday, sir. But I don't know. I have not talked to what him. is your comment What about is his viewpoint? I am not aware. But sir, overall, one important question: how and why you are so confident after this exit poll? You think that all exit poll will be wrong? It has been proved wrong last time in 2018. Yes, sir. The same thing will be proved wrong this time. So, but Sure. in case of any Sir, शिवसेना में सियासी उथल पुथल काफी तेज हो गई है। कल सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे की हुकूमत को लेकर कई रिमार्क्स किए थे। हालांकि हुकूमत को कोई खतरा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नहीं हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स की बुनियाद पर महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे ने कहा कि
उस वक्त के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी की गलती की वजह से ही ये सियासी बहरान शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। अगर ऐसे कोई कहे कि उस समय मुझे लगा कि इसकी हत्या कर दो, तो क्या वो सही बात में आप मान सकते हैं? हत्या तो हत्या हुई है, वो उस वक्त की इस वक्त की बात नहीं है। लेकिन जो गैर कानूनी उन्होंने जो कुछ किया है उसके लिए मैं तो मानता हूं उनके ऊपर एक मुकदमा चलना ही चाहिए। क्यों? इसलिए कि इसका मतलब ये नहीं कि राज्यपाल महोदय किसी कानून इसमें आते नहीं, इसलिए वो अपनी मन मर्जी जो कुछ है मेरी मर्जी कोई फिक्शन का गाना नाही आहे। याच्यामध्ये हे बेकायदेशीर सरकार स्थापन करून अगर ऐसे कोई कहे कि उस समय मुझे लगा कि इसकी हत्या कर दो, तो क्या वो सही बात में आप मान सकते हैं? हत्या तो हत्या। राजधानी दिल्ली में अफसरान पर कंट्रोल से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी तनाज़ा खत्म नहीं हो रहा है। आईनी बेंच के फैसले के एक दिन बाद दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। केजरीवाल हुकूमत ने इल्जाम लगाया कि मरकजी अफसरान यानी सेक्रेटरियों के तबादले की इजाज़त मरकज नहीं दे रहा है। ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को मरकज के GNCTD एक्ट 2021 में तरमीम के खिलाफ दिल्ली हुकूमत की अर्जी पर बड़ा फैसला सुनाया था। बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि दिल्ली में कानून साजी के इख्तियार से बाहर इलाकों को छोड़कर खिदमात और इंतजामिया से मुतालिक तमाम हुकूक मुंतखब हुकूमत के पास होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक बार रुजू करने के बाद आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने मरकज की बीजेपी हुकूमत को फिर से तनकीद का निशाना बनाया। देखिए, ऐसा है कि दिल्ली के LG जो है वो एक अहंकारी, घमंडी और तानाशाह लाट साहब है। तो वो पहले भी ये कह चुके हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। आज उन्होंने साबित कर दिया कि वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के आदेश को नहीं मानते, भारत के सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के आदेश को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते। तो क्या ऐसे LG को अपने पद पर रहने का हक है? ऐसे व्यक्ति को तुरंत हटा देना चाहिए। जो आदमी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को मानने से मना कर दे तो फिर बचता क्या है? तो संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, उसके बाद भी मानने के लिए तैयार नहीं। और यह आदेश कितना स्पष्ट है कि दिल्ली सरकार के पास संपूर्ण नियंत्रण 3 विभागों को छोड़कर केजरीवाल जी की सरकार के पास होगा। ट्रांसफर पोस्टिंग का सारा अधिकार उनके पास होगा। मंत्रिमंडल का फैसला LG के ऊपर बाध्यकारी होगा। विधानसभा को सब पूरे अधिकार होंगे कानून बनाने के। सारा कुछ कह दिया, उसके बावजूद तानाशाही दिखाना है, लाट साहबगिरी दिखाना है तो दिखा रहे हैं। तो इसलिए आज सरकार गई है सुप्रीम कोर्ट और मैं समझता हूं कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। निर्लज्जता की ये पराकाष्ठा है और खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे कहावत है, उसी तरह की कार्रवाई है। इस मामले को नई बेंच में ले जाने के लिए कहा है, तो आपको लगता है कि अभी कुछ दिन तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी नई बेंच में नहीं, वो रेगुलर बेंच जहां से कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से राय मांगी गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने अपनी राय स्पष्ट कर दी, तो वहां से तो जाके एक आदेश ही पारित होना है, वो औपचारिकता मात्र है। लेकिन इस मामले में आगे अगर ऐसा नहीं होता है, आगे भी ऐसी कैसा नहीं होगा? क्या मतलब? बाधाएं आगे भी भारत के संविधान, सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ का निर्णय है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, ये कोई बात ही नहीं है कहने की। एक रेगुलर बेंच थी जिसने संविधान पीठ से इन विषयों पे अपनी राय मांगी कि संविधान पीठ निर्णय ले, सर्विसेज किसके पास रहेगी। संविधान पीठ ने अपना निर्णय ले लिया, अब उस रेगुलर बेंच को फैसला देना है उसी आदेश के प्रकाश में, जो आदेश संविधान पीठ का आया है। तो कहीं अब इसमें कोई गुंजाइश LG के पास या मोदी जी के पास या केंद्र सरकार के पास भागने की है ही नहीं। कहां चले जाएंगे वो बेचारे? अब ये हो सकता है कि विक्षिप्तता की स्थिति में कोई अपना कपड़ा फाड़ के घूमने लगे तो मैं उसकी बात नहीं कह सकता, लेकिन अब कोई भागने की गुंजाइश है। देखिए, ऐसा है कि दिल्ली के LG जो है वो एक अहंकारी, घमंड। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे को कहा कि स्कूलों का भी यौम तासीस मनाया जाना चाहिए, जिससे ताल्लुक़ की एक नई शुरुआत होगी और राब्ते में इजाफा होगा। नरेंद्र मोदी ने ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन की 29वें 2 साला कन्वोकेशन अखिल भारतीय शिक्षा
संघ अधिवेशन में कहा कि हर स्कूल को अपना यौम तासीस मनाना चाहिए। हिंदुस्तान 21वीं सदी के जदीद ज़रूरतों के मुताबिक नए निज़ाम बना रहा है। माशरे में ऐसा माहौल पैदा करने की ज़रूरत है जिसमें लोग रज़ाकाराना तौर पर उस्ताद बनने के लिए आगे आएँ। उन्होंने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी मादरी ज़बान में तालीम को फ़रोग़ देती है। ये नई कौमी तालीमी पॉलिसी इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई है। साल पहले के आंकड़े कहते थे कि हमारे गांवों के लगभग 75% 75% परिवार ऐसे थे जिनके घर में पक्का शौचालय नहीं था। गरीबों के घर की योजनाएं पहले चल रही थी, उनमें भी इस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। घर सिर्फ सिर ढकने की छत नहीं होती है, जगह पर नहीं होती है। घर एक आस्था का स्थल होता है जहां सपने आकार लेते हैं, जहां एक परिवार का वर्तमान और भविष्य तय होता है। इसलिए 2014 के बाद हमने गरीबों के घर को सिर्फ एक पक्की छत तक सीमित नहीं रखा, बल्कि हमने घर को गरीबी से लड़ाई का एक ठोस आधार बनाया, गरीब के सशक्तिकरण का, उसकी गरिमा का माध्यम बनाया। आज सरकार के बजाय लाभार्थी खुद तय करता है कि पीएम आवास योजना के तहत उसका घर कैसा बनेगा। ये दिल्ली से तय नहीं होता है, गांधीनगर से तय नहीं होता है, खुद तय करता है। सरकार सीधे उसके बैंक अकाउंट में पैसा जमा करती है। घर बन रहा है, ये प्रमाणित करने के लिए हम अलग अलग स्टेज पर घर की जियो टैगिंग करते हैं। आप भी जानते हैं कि पहले ऐसा नहीं था। लाभार्थी तक पहुंचने से पहले घर का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। जो घर बनते थे वो रहने लायक नहीं होते थे। भाई और बहनों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे घर आज सिर्फ एक योजना तक सीमित नहीं है, ये कई योजनाओं का एक पैकेज है। इसमें स्वच्छ भारत अभियान के तहत बना शौचालय है, इसमें सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन मिलता है, इसमें उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त एलपीजी कनेक्शन गैस का मिलता है, इसमें जल जीवन अभियान के तहत नल से जल मिलता है। पहले ये सारी सुविधाएं पाने के लिए भी गरीब को सालों साल सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, और आज गरीब को इन सभी सुविधाओं के साथ ही मुफ्त राशन और मुफ्त इलाज की सुविधा भी मिल रही है। आप कल्पना कर सकते हैं गरीब को कितना बड़ा सुरक्षा कवच मिला है। साथियों, राजस्थान की साबिक वज़ीर आला वसुंधरा राजे ने वज़ीर आला अशोक गहलोत, सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल समेत दीगर कायदीन पर जमकर निशाना साधा। वसुंधरा राजे ने कहा कि इंतखाबात करीब आ गए हैं, इसीलिए मैं सभी के टारगेट पर हूं। वसुंधरा राजे ने आरएलपी के ऑर्गेनाइजर हनुमान बेनीवाल के गढ़ नागौर को लेकर जोधपुर तक कई प्रोग्रामों में हिस्सा लिया और बहुत दबे दबे लफ्ज़ों में अपने मुखालिफिन पर निशाना साधा। वसुंधरा राजे ने गहलोत, पायलट और हनुमान बेनीवाल का नाम लिए बिना इशारों में कहा कि इंतखाबात नज़दीक आ गए हैं और ये सब उनको टारगेट कर रहे हैं। खातून पर कितने निशाने ये लोग साधेंगे? हनुमान जी खड़े, आप खड़े हो, हनुमान बन के हमारा ये परिवार सामने मेरे खड़ा है। मुझे किस चीज की डर, मैं क्यों डरूं? जब आप लोग सब यहाँ खड़े हो, जब आप लोग सब ने अपने परिवार जैसे
हमको प्यार दिया है, क्योंकि ये 4 साल जब निकले हैं आपके प्यार के ऊपर ही निकले हैं। और मैं बार बार यही कहती हूं कि आज राजस्थान की जनता ने जो हमें प्यार दिया है, जो हमें साथ दिया है, जो हमें विश्वास दिया है और आशीर्वाद दिया है, उसके बिना तो मैं यहां कभी खड़ी ही नहीं हो सकती थी। आपको सबको मेरा धन्यवाद। आप ऐसे ही प्यार मुझे देते रहो, हमारे पार्टी को देते रहो, और मैं आपको विश्वास दिला सकती हूं कि हम इस पार्टी के लिए दौड़ेंगे, भागेंगे और आपके काम में कहीं कमी नहीं होने देंगे। ये वादा मैंने तब किया था, उसको पूरा किया, मैं अब भी आपको दे रही हूं और मैं विश्वास दिलाती हूं कि उसको पूरा करने में पीछे नहीं हटेंगे। चुनाव बिल्कुल नजदीक है, तो मुझे आप लोगों से एक दफा संकल्प करवाना है। दोनों हाथ मुट्ठी करके, दोनों हाथ ऊपर करके मेरे को अपने संकल्प दिलाओ कि एक ऐसी सरकार हम लोगों को बनानी है जो चिंता करती है जनता की। एक ऐसी सरकार हमको बनानी है जो क्षेत्र के अंदर उन्नति और खुशहाली लाकर छोड़ेगी। एक ऐसी सरकार हमको लानी है जो भ्रष्टाचार से दूर होकर हमारी जनता को अपने को पहले मान करके आपके पीछे चलेगी। 36 के 36 कौम को गले से लगाने का वो काम करेगी और जो वादे किए हैं उसको निभाने का काम वो जरूर करेगी। आइए मेरे साथ एक स्वर में बोलिए, 2023 के विधानसभा का चुनाव अपन मिलकर जीतेंगे। और इस बार मैं आप लोगों को कह रही हूं, नागौर के जो भी लोग यहां बैठे हुए हैं भाई, 9 से नहीं चलेगा, 9 से नहीं चलेगा। यहां बैठे हुए यहां 10 की 10 सीटें तब तो बात करने वाली है। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे को ये आशीर्वचन दो, लड़ो मेरे साथ, बिल्कुल एक किस्म से दीवार बनके, चट्टान बनके खड़े हो जाओ। दोनों हाथ ऊपर करके कह दो कि हाँ हम लोग मिलकर। पेपर लीक और करप्शन के खिलाफ सचिन पायलट ने दूसरे दिन भी करीब 25 किलोमीटर की यात्रा निकाली। पायलट के साथ बड़ी तादाद में उनके हामी भी थे। इस यात्रा के दौरान उन्होंने एक बार फिर वजीर आला अशोक गहलोत पर निशाना साधा। वहीं दिल्ली में पायलट की यात्रा को लेकर कांग्रेस में गहमागहमी बढ़ गई है। रियासत के इंचार्ज सुखजिंदर सिंह रंधावा ने रियासत के सदर गोविंद सिंह डोटासरा समेत दीगर कायदीन के साथ इस मामले पर मीटिंग की। रंधावा इस मामले में खड़गे को एक रिपोर्ट सौंपेंगे। आपके पास बहुमत हो सकता है, आपके पास सत्ता हो सकती है, आपके पास शासन हो सकता है, लेकिन जनता को लूटने का लाइसेंस आपके पास नहीं है। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पर इल्जाम लगाया कि वो रियासत में मुबैना शराब घोटाले में उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रही है। उन्होंने रायपुर में पुलिस लाइन्स हेलीपैड पर सहाफियों से बात करते हुए मरकज की बीजेपी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मुख्यमंत्री के खिलाफ भाजपा का महाषड्यंत्र, ये आरोप जो है लग रहा है और कांग्रेस पार्टी ने शिकायत भी ऐसी भी की। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो भाजपा के साथ मिलकर इस पूरे षड्यंत्र में शामिल है और सरकार क्या उस एंगल पर ही जांच करवा रही है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और ईडी दोनों मिले हुए हैं। इसका प्रमाण आपके पास है। ईडी का प्रेस विज्ञप्ति बाद में जारी होता है, रमन सिंह पहले जारी करता है। भारतीय जनता पार्टी के पेज में पहली बात आती है और उसके बाद ईडी एक्शन लेती है। तो इसका मतलब उसका गठजोड़ है और ये लोग जो जो जानकारी देते हैं वहाँ वो रेड डाल रहे हैं। भोखे से भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के यहाँ एक आध बार रेड डाले हैं। ईडी लोग कैसे पता कांग्रेसी कौन है और भारतीय जनता पार्टी कौन है? 3 साल हो गए आईटी और ईडी को। यहाँ एक बार भी धोखे से किसी टुटपुंजा भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर भी रेड डाला हो बता दो। सब कांग्रेसी में डाल रहे हैं। तो इसका मतलब बता कौन रहा है?
भारतीय जनता पार्टी के लोग उसी हिसाब से वो इधर रास्ता दिखा देते इधर चल लेते हैं, इधर रास्ता दिखाए तो उधर, इधर रास्ता दिखा देते वो वही जाते हैं। तो कुल मिला के कि गठबंधन इनका है और भारतीय जनता पार्टी के, इसीलिए मैंने आरोप लगाया कि ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रही थी। और अब ईडी अदालत कर रही है, उसकी जांच कौन करेगा? कहां शिकायत होगी? कोई सुनने वाला है? उसको तो अभयदान दे देगा, भस्मासुर बोल रहे हैं, उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से भी और पावरफुल लोग निकल गए। मुख्यमंत्री के खिलाफ भाजपा का महाषड्यंत्र, ये आरोप जो है लगा है। ओडिशा के वजीर आला नवीन पटनायक से बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने हाल ही में मुलाकात की। उसके दूसरे ही दिन नवीन पटनायक ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। अब उन्होंने बयान दिया है कि मुल्क में तीसरे मोर्चे का कोई इम्कान नहीं है और उनकी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस दोनों से मसावी दूरी बनाए रखेगी। Sir, on the issue of, you met Mr. Nitish Kumar yesterday, there has been, some talk about things. You have always held that the BJD will remain equidistant from both the BJP as well as the Congress. Is there any possibility of a third front? I wanted to check with you. No, not as far as I'm concerned. Not now. And what will be the position of the Biju Janata Dal then in the coming elections? You will go it alone in the Assembly and Lok Sabha elections? That has always been our principle. Thank you very much. Sir, on the issue of, you met Mr. Nitish Kumar yesterday, there has been, some talk about things. कलकत्ता हाई कोर्ट ने वेस्ट बंगाल के सरकारी स्कूलों में 36,000 प्राइमरी स्कूल टीचर की सविशेष खत्म करने का हुक्म दिया। जस्टिस अभिजीत गांगुली की बेंच ने कहा कि वेस्ट बंगाल प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड ने इन खाली ओहदों को भरने के लिए 3 महीने के अंदर नई भर्तियां करें। पंजाब के लुधियाना में टेटनस का इंजेक्शन लगाने के बाद 10 और तालिबात की तबीयत बिगड़ गई। इनमें से 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें समराला के अस्पताल में रेफर किया गया है। वहीं कल 12 तालिबात बेसुध हो गई थी। सभी को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। जुमेरात को सरकारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में तालिबात को टेटनस का टीका लगवाने के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया था। इंजेक्शन लगाने के बाद तालिबात को चक्कर आया और वो बेहोश हो गई। वजारत सेहत की टीम ने स्कूल में 150 तालिबात को इंजेक्शन लगाया था। जुमे के रोज़ जिन तालिबात की हालत बिगड़ी है उनमें अलग अलग क्लासेस की तालिबात शामिल हैं। इनके अलावा 3 तालिबात और हैं जिन्हें डॉक्टरों ने उनकी हालत नाजुक देखकर समराला के अस्पताल में रेफर किया। इस दौरान तालिबात के अफराद खानदान ने महकमे सेहत के खिलाफ काफ़ी गुस्से का इजहार किया। दिल्ली की एक अदालत ने जुमे को एक्साइज पॉलिसी केस में साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की अदालती तहवील में 2 जून तक तौसीक कर दी। इस मामले की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जानिब से की जा रही है। हाईकोर्ट ने जुमेरात को आम आदमी पार्टी लीडर की दरखास्त से जमानत पर अपना फैसला महफूज रखा था। सिसोदिया ने 3 अप्रैल को अपनी बीवी की बीमारी की बुनियाद पर केस में उबूरी जमानत के लिए हाईकोर्ट से रुजू किया था। जज दिनेश कुमार शर्मा ने जेल सुपरिंटेंडेंट को हिदायत दी थी कि वो सिसोदिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहूलत फराहम करे ताकि वो हर मुतबादिल दिन दोपहर 3 बजे से 4 बजे के दरमियान अपनी बीवी से बात कर सके। शाहरुख खान के बेटे आर्यन को क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार करने वाले मुंबई एनसीबी के साबिक चीफ समीर वानखाड़े के घर पर जुमे के रोज सीबीआई ने छापा मारा। जांच एजेंसी के जराये ने बताया कि समीर ने क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को ना फंसाने के लिए 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। समीर के एक साथी ने इस मामले में मुबैना तौर पर 50 लाख रुपए लिए थे। इसी मामले में सीबीआई ने समीर समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। एजेंसी ने उनके मुंबई, दिल्ली, रांची और कानपुर में जुमला 29 ठिकानों पर छापेमारी की। समीर वानखाड़े ने 2 अक्टूबर 2021 को मुंबई से गोवा जा रहे कार्डिलिया क्रूज में रेप पार्टी की तला मिलने के बाद छापेमारी की थी। वहां से आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद आर्यन 26 दिन तक पुलिस की कस्टडी में रहे। इस दौरान उन्हें अर्थर रोड जेल भी भेजा गया था। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।